नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और स्वागत है आपका टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं 1000 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स को, जो आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यूपी पीसीएस 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण 1000 करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसमें अब तक 30 पार्ट कवर किए जा चुके हैं, यानी कि 300 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। और जो पिछला वीडियो आया था उसमें 26 से लेकर 30 तक एक साथ सारे पार्ट कवर किए गए हैं। थोड़ा लंबा वीडियो बना है, आप उसको स्पीड बढ़ाकर तेज़ी से पूरा वीडियो देख जाइएगा। और मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल भयमुक्त कर देना चाहता हूँ। मैंने कई सारी मैगजीन, जो वार्षिक मैगजीन है, उनको पढ़ा है और सभी में यही टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि आपको कोई नया टॉपिक नहीं मिलेगा हमारे ये वीडियो पढ़ने के बाद, हमारे इन वीडियोस से पढ़ने के बाद। तो और इसमें हम आगे खेल और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण पुस्तकें, पुरस्कार, उन सबको भी आगे कवर करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे भी कवर करेंगे, बजट भी कवर करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो 1000 करंट अफेयर में बिल्कुल कवर हो जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, ताकि लास्ट में आप पर बोझ ना आए करंट अफेयर का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पर। आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत का पहला कार्बन तटस्थ कृषि क्षेत्र। कार्बन तटस्थ कृषि क्षेत्र क्या होता है? ऐसा कृषि क्षेत्र जहां पर किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन ना हो रहा हो। क्या ऐसा है? नहीं। जहां पर कार्बन उत्सर्जन हो रहा हो लेकिन वो कार्बन उत्सर्जन से तटस्थ हो जाए। तटस्थ हो जाए मतलब जितना कार्बन का उत्सर्जन करे उतना ही अवशोषण भी कर ले। यानी कि वातावरण में जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा, जैसे कि धान की खेती करते हैं तो मीथेन ढेर सारी निकलती है, और भी जब आप पशुपालन करते हैं तो जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन करें उतना उसका अवशोषण भी कर लें, तो आप कार्बन तटस्थ हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यही हुआ है दिसंबर 2022 में केरल में। क्या हुआ? दिसंबर 2022 में केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा जिले में, अलुवा एक स्थान है, वहाँ पर स्थित राज्य बीज फार्म भारत का पहला ऐसा तटस्थ कार्बन तटस्थ कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। मतलब भारत का पहला कार्बन तटस्थ कृषि क्षेत्र घोषित कहाँ हुआ है? केरल का एर्नाकुलम जिले का अलुवा स्थान। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की है? तो घोषणा की है पिनरई विजयन, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, पिनरई विजयन। और यहाँ पर नेट जीरो कार्बन की उत्सर्जन की तिथि इन्होंने घोषित की है। तो केरल के ये जो अलुवा नामक स्थान है, यहाँ पर एक राज्य बीज फार्म है, तो देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म बन गया है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि राज्य का जो लक्ष्य वर्ष 2025 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 40% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करना है। यानी कि पिनरई विजयन ने यह भी कहा है कि राज्य की 40% ऊर्जा जरूरत हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इनसे प्राप्त करेंगे। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले वित्त वर्ष से राज्य के बजट के साथ एक विशेष पर्यावरण जो बजट दस्तावेज है वो भी पेश किया जाएगा। यानी कि अगले वर्ष से अपने बजट में एक पर्यावरण बजट भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। पहला कार्बन तटस्थ कृषि क्षेत्र कहाँ घोषित हुआ है? ये केरल का एर्नाकुलम जिले में एक स्थान है, वहाँ पर घोषित हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य। तो भारत का एक जलवायु परिवर्तन मिशन है, उनके अपने कुछ टारगेट हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई एक ऐसा राज्य भी है जिसने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया हो? तो हाँ, ऐसा एक राज्य अभी हाल ही में सामने आया है जिसने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। कौन सा राज्य है वो? वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अपना राज्य का अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। किसी राज्य द्वारा अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला ये पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस मिशन की शुरुआत चेन्नई में आयोजित तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 के समापन के अवसर पर किया है। तो ये आपने जाना अपना खुद का राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य।
और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो स्टालिन है, इन्होंने ये भी कहा है कि 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2070 का है। तो लेकिन तमिलनाडु ने कहा है कि हम उससे बहुत पहले ही कार्बन तटस्थता हासिल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट पर आधारित है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, रिपोर्ट में क्या क्या विशेष बातें हैं, किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, किस राज्य या किस शहर को कोई विशेष खास उपलब्धि प्राप्त हुई है, ये सब हम देखेंगे। तो इसे जारी किया है केंद्रीय पर्यावरण, जल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। बस याद रखिएगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्रालय। आपको कंफ्यूज किससे किया जाएगा? आवास मंत्रालय और मतलब और भी ऐसे मंत्रालय जिनसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप पर्यावरण मंत्रालय याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है। और ये इसका पहला संस्करण है, ये पहली बार इसको जारी किया गया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। तो हम श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में देखेंगे कौन से जो शहर हैं वो सबसे टॉप पर हैं। तो श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया जाता है, और इनमें टोटल 47 शहर शामिल किए गए हैं। 10 लाख से ऊपर 47 शहरों को शामिल किया गया है, और इनमें टॉप 3 जो रहे हैं शहर, उनको देख लीजिए। तो लखनऊ, अब यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टॉप 3 10 लाख से अधिक के जितने भी टॉप 3 शहर हैं वो सब यूपी के हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में यूपी के 3 शहर टॉप किए हैं। लखनऊ, जिसका स्कोर है 177.6, प्रयागराज जिसका स्कोर है 174.9, और वाराणसी इसका स्कोर है 173.8। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनमें से टॉप 3 में तो अपने यूपी के ही तीनों हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी श्रेणी की बात की जाए, तो दूसरी श्रेणी में 3 से 10 लाख, जो 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले जो 3 शहर हैं, इनमें भी 2 शहर टॉप के यूपी के ही हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 44 टोटल शहर चुने गए हैं, और उनमें से पहला है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का, 176.2 पॉइंट के साथ ये टॉप पर है। और दूसरा है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का ही, 166.5 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अमरावती है, ठीक है, 165 के स्कोर के साथ अमरावती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हालांकि इस सर्वेक्षण के बारे में यह जानिए कि ये जो सर्वेक्षण है जनवरी 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का ये हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी COP15, CBD का जो मतलब संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का, ये जैव विविधता का जो सम्मेलन है उसका COP15 आयोजित हुआ है। और कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ था। कहाँ, ये ध्यान रखिएगा पक्का, मतलब ये इससे सवाल बनेंगे। तो ये आयोजित कहाँ हुआ है? कनाडा में आयोजित हुआ है, मॉन्ट्रियल में। कब आयोजित किया गया था? दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चाइनीज एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, कौन? हुआंग रूनकिड ने। कौन? हुआन रूनकिड। और सम्मेलन के आखिरी दिन कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता, इसके अंतर्गत एक समझौता निकल के सामने आया इस शिखर सम्मेलन में, कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता। ये 2 नाम क्यों जुड़े हैं कि एक कुनमिंग जुड़ा हुआ है, एक मॉन्ट्रियल जुड़ा हुआ है? तो एक्चुअली ये जो सम्मेलन हुआ था ये 2 हिस्सों में हुआ था। इसका पहला हिस्सा चीन में किया गया था, और दूसरा हिस्सा कनाडा में किया गया था। तो एक चीन का नाम और दूसरा कनाडा का नाम, तो 2 नाम इसमें जुड़ के एक समझौता बना है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता। तो इसको याद रखिएगा। ये COP15 किसका है? जैव विविधता शिखर सम्मेलन का COP15 हुआ था। और ये जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है इसमें भारत समेत 200 देशों ने इसको मंजूरी भी प्रदान की है। और इस समझौते के तहत 2030 के लिए वैश्विक लक्ष्यों में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और सेवाओं के वास्ते विशेष महत्व के जो क्षेत्रों पर जोर देने के साथ ही विश्व की कम से कम 30% भूमि, विश्व की कम से कम 30% जो भूमि है उसको जल, तटीय क्षेत्रों और महासागरों का प्रभावी संरक्षण एवं प्रबंधन शामिल है। और वर्तमान में क्या हुआ है कि विश्व की 17% जो भूमि है, विश्व की 17% भूमि और 10% जल क्षेत्र संरक्षण के दायरे में है। केवल 17% भूमि और 10% जल क्षेत्र ही संरक्षण के दायरे में है, ये बात ध्यान रखिएगा।
और कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो समझौता हुआ है इसमें, उसका उद्देश्य भूमि, महासागरों और प्रजातियों को प्रदूषण, क्षरण और जलवायु परिवर्तन से बचाना है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता जो शिखर सम्मेलन है, इसका जो COP15 हुआ है, इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण का आयोजन कुनमिंग चीन में हुआ था और दूसरे चरण का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। ठीक है, इसीलिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता इसमें निकल के सामने आया है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो अगला टॉपिक है वो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। ये घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है तमिलनाडु के कृष्णगिरी और धर्मापुरी जिले में। कहाँ पर? तमिलनाडु के कृष्णपुरी और धर्मागिरी जिले में नवंबर 2022 में इसको घोषित किया गया है। तो अब ये जो तमिलनाडु राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है। तो तमिलनाडु राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए? 17 वन्यजीव अभ्यारण्य हो चुके हैं। इसको मिलाकर कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। बस ऐसे ही आपसे सवाल पूछ लेगा सीधे सीधे कि हाल ही में चर्चा में रहा या हाल ही में घोषित किया गया नया कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। और देखिए नाम ऐसा है कावेरी। अब कावेरी नदी से आप कर्नाटक में भी जाती है, तमिलनाडु में भी जाती है, तो आप इतनी आसानी से पता नहीं लगा लेंगे कि कहाँ का है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि तमिलनाडु का है। और इसकी घोषणा किस अधिनियम के तहत की गई है? राज्यों को एक अधिनियम के तहत अपने राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का अधिकार है। तो उन्होंने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A के तहत अपने यहाँ ये नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वह है अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। हमारे देश में ढेर सारे जैव विविधता विरासत स्थल हैं। ठीक है, तो उनमें से अभी एक नया स्थल जोड़ा गया है अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। तो कहाँ जोड़ा गया है और किस कानून के तहत जोड़ा गया है, ये सब देखेंगे। तो ये जोड़ा गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु राज्य में अरिट्टापट्टी गाँव है मेल्लूर ब्लॉक में। वहाँ पर 139.63 हेक्टेयर क्षेत्र तथा मीनाक्षीपुरम गांव का लगभग 53.8 हेक्टेयर क्षेत्र, इसको जोड़कर अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल बनाया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसको मिला दिया जाए, इस जो नया बना है जैव विविधता विरासत स्थल, इसको मिला दिया जाए तो भारत का ये 35वां तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। यानी कि भारत में अब टोटल 35 जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं और तमिलनाडु में ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2007 की धारा 37(1) के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता के अधिक महत्व वाले क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित कर सकता है। यहाँ पर, और इसकी खासियत क्या है इस विरासत स्थल की? तो यहाँ पर पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ अजगर, स्लेंडरसोरिस और भारतीय पेंगोलिन जैसे कुछ महत्वपूर्ण जीव भी पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कई मेगालिथिक संरचनाएं मतलब पाषाणकालिक संरचनाएं, रॉक कट मंदिर, तमिल ब्राह्मी शिलालेख जो इसके ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इस विरासत स्थल में कई ऐतिहासिक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। और भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 2007 में घोषित किया गया था। किसे? नल्लूर इमली ग्रोव जो बेंगलुरु का है, इसको घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है स्लेंडरसोरिस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य जो है अधिसूचित किया गया है। ये कहाँ पर है, किसके द्वारा घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। स्लेंडरसोरिस एक जीव है जो मतलब अभी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, तो ये खतरे में है। तो इसके लिए अभी तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, अपने राज्य में एक पहला अभ्यारण्य घोषित किया है। विशेष इसी जैसे आप बाघ के लिए अभ्यारण्य सुनते हैं और शेर के लिए अभ्यारण्य सुनते हैं, हाथी के लिए अभ्यारण्य सुनते हैं, वैसे ही, और गैंडे के लिए अभ्यारण्य सुना होगा आपने, वैसे ही स्लेंडरसोरिस नाम के जीव के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु जिले में। तमिलनाडु जिले के करूर और डिंडुगुल जिले में स्लेंडरसोरिस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। और किस कानून के तहत इसको बनाया गया है? तो इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972 के तहत इसे घोषित किया गया है। और थोड़ा सा सिलेंडरसोरस के बारे में जान लीजिए, सिलेंडरसोरस इस जीव के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि चर्चा में है तो आपसे खासकर यूपीएससी की परीक्षा में पूछ सकता है, यूपीपीसीएस में भी पूछ सकता है, कोई धोखा नहीं है, ठीक है। और जो सिलेंडरसोरस होता है ये एक छोटा निशाचर प्राइमेट है। निशाचर मतलब ये रात को एक्टिव होते हैं, रात को शिकार करते हैं, रात को अपना खाना ढूंढते हैं, तो ये निशाचर है। और ये अपने जीवन का अधिकांश समय पेड़ों में व्यतीत करते हैं। ये ज़्यादातर पेड़ों में पाए जाते हैं और घनी कटेली झाड़ियों, बांस के झुरमुटों में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा इनकी जो शारीरिक संरचना है वो पतली लंबी भुजाएं, छोटी अवशेषी पूंछ और 2 बड़ी भूरी आंखें होती हैं इनकी। आहार में ये कीड़े, पत्ते, फूल, घोंघे, पक्षियों के अंडे आदि खाते हैं। और इनको संकट किससे है? इनको संकट है, इनका जो आवास है वो घटता जा रहा है और इनका अवैध शिकार बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर IUCN में इनकी स्थिति की बात करें तो ये लुप्त प्राय हैं, ठीक है। और वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 की अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूची फर्स्ट में ये आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा सिलेंडरसोरस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले और एक 308वें टॉपिक के बारे में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 के बारे में है। इसके बारे में शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो स्वदेशी ट्रेनर विमान क्या होता है? ऐसा विमान जिसमें पायलट जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि नए जितने पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक विशेष ऐसा विमान होना चाहिए जो जिसमें सारी तरह के उपकरण उपलब्ध हों और वो हर तरह के विमान को इसी एक विमान से सीख सके, ठीक है। तो इसको जो ये विमान है ये अक्टूबर 2022 में भारत में इसको उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो हुआ था। डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था? डिफेंस एक्सपो 2022 हुआ था गांधीनगर गुजरात में, और उसी में इस नए विमान का भी उद्घाटन किया गया। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल। किसने? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो भाई इसकी विशेषताएं है कि अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है, यानी जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी हैं इसमें शामिल की गई हैं। और पायलट की सुविधा के अनुकूल जितनी भी विशेषताएं हैं ये सब इसमें शामिल हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस जो हमारा जो ये स्वदेशी रूप से विकसित वो है विमान है, इसमें वातानुकूलित केबिन यानी कि वो एयर कंडीशन होगा। और इजेक्शन सीट मतलब अगर कोई आपदा आ जाए तो जिस सीट पर वो पायलट बैठा होता है ना वो सीट खुल के ऊपर निकल जाएगी। मतलब अगर ये कोई मान लीजिए कोई प्लेन है और ये कोई प्लेन है और इस प्लेन में अगर कभी कोई आपदा आ गई तो यहाँ पर पायलट बैठा हुआ है तो ये पूरी की पूरी सीट ऊपर से खुल के बाहर निकल जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और प्लेन नीचे क्रैश हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इजेक्शन सीट। और इसके अलावा टर्बो इंजन पर आधारित है ये, और वर्षा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। और इसका उपयोग बुनियादी जो उड़ान प्रशिक्षण है उसमें दिया जाएगा, और एरोबेटिक्स में, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में और क्लोज फॉर्मेशन की उड़ानों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आपने HTT-40 के बारे में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास। यानी अब भारत में ही जो आप एरोप्लेन देखते हैं ना जिनमें यात्रा की जाती है उन यात्री विमानों को बनाया जाएगा। तो उसका जो समझौता हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। अभी अक्टूबर 2022 में ही ये समझौता हुआ है और इसका शिलान्यास अभी किया गया है। कहाँ पर? बड़ौदा गुजरात में। कहाँ पर ये बनेंगे? गुजरात के बड़ौदा में ये बनेंगे। और उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किन के बीच समझौता हुआ? कौन सी कंपनियां इसमें शामिल है? तो यह जो संयंत्र है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस सिस्टम है। ये दोनों मिलकर, ये स्पेन की कंपनी है एयरबस, ये दोनों टाटा और एयरबस दोनों मिल के इस विमान का निर्माण करेंगी C295। और ये भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाएगा विशेष रूप से। जो भारतीय वायुसेना का विमान होगा जो ढेर सारा सामान अपने साथ ले जा सकता है। C295 ये भारतीय सेना के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य निर्माण का काम किया जाएगा। तो ये आपने जाना C29 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा 10वां और आखिरी टॉपिक, स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोनी। क्या नाम है इसका? हमने अभी भारत में स्वदेशी रूप से एक ड्रोन विकसित किया गया है, इसका नाम दिया गया है ड्रोनी। क्या नाम है? ड्रोनी।
और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और इसका जो उद्घाटन किया था वो महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, और इसको बनाया है गरुड़ एरोस्पेस ने। किसने? गरुड़ एरोस्पेस ने। चेन्नई की कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस। और ये किस काम के लिए है? ये कृषि कार्य, निगरानी कार्य, सर्वेक्षण कार्य, इन सब के काम आएगा। खासकर कृषि कार्य में ये उर्वरकों का छिड़काव करने, बीजों का छिड़काव करने, या फिर कृषि जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में के काम आएगा। क्योंकि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो गरुड़ एरोस्पेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और बैटरी से चलने वाला ये जो ड्रोन है प्रतिदिन 30 एकड़ भूमि पर कीटनाशकों का छिड़काव कर सकता है। यानी 30 एकड़ बहुत ज़्यादा होता है। एक दिन में 30 एकड़ भूमि पर अगर कोई मशीन छिड़काव कर सकती है तो ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज के 10 टॉपिक यहीं कवर हो गए। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों। यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो करंट की सीरीज चल रही है उसका यह 32वां पार्ट है। अब तक तो 310 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे हैं। मैंने सारी मैगजीन देख ली हैं, सभी मैगजीन में यही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जब दृष्टि की घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन आएगी तो उसमें भी आपको सारे यही टॉपिक मिलेंगे, इसलिए बार बार इनको पढ़ते रहिए ताकि बाद में आप पर बोझ ना आए। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। क्या है? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। तो डुगोंग क्या है? डुगोंग एक समुद्री जीव है जो गाय की तरह दिखता है, इसीलिए इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। क्या है? इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। सीकाऊ, सीकाऊ नाम भी दिया जाता है इसको अंग्रेजी में। तो सितंबर 2022 में तमिलनाडु राज्य के द्वारा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है। और ये कहाँ पर बनाया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच में। ये आपका भारत है और यहाँ पर श्रीलंका है। तो ये बीच का जो स्थान है, ये वाला बीच का स्थान, यहाँ पर पाक की खाड़ी है। क्या है? पाक की खाड़ी। इसी पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये रिजर्व का जो विस्तार है वो 448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके अलावा भारतीय क्षेत्र में लगभग 240 डुगोंग पाए जाते हैं। जो भारत की जो तटीय क्षेत्र है ना, ये भारत का तटीय क्षेत्र है, ये भारत का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर लगभग 240 डुगोंग पाए जाते हैं। वो समुद्री गाय पाई जाती हैं। और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत में डुगोंग पाक की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पर? पाक की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी लगभग बिल्कुल अगल बगल है, वही तमिलनाडु के पास। कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी मतलब यहाँ गुजरात के पास, ये यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप के जो आइलैंड है यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने जाना कि हमारे यहाँ डुगोंग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब डुगोंग के बारे में जान लीजिए। डुगोंग जो है वो समुद्र में रहने वाला शाकाहारी स्तनपायी जीव है। इसे समुद्री गाय या सी काऊ भी कहा जाता है। डुगोंग की भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो स्थिति है वो अनुसूची फर्स्ट में संरक्षित वर्ग में शामिल है। यानी कि इसका शिकार बिल्कुल प्रतिबंधित है और शिकार करने पर सजा का प्रावधान है। और अगर साइट्स में देखा जाए तो साइट्स में के ये परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है और IUCN में ये वल्नरेबल है, सुभेद्य है, वल्नरेबल है। तो ये आपने डुगोंग के बारे में जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड। 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ हुआ? तो ये जॉर्जिया के कुंटसी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? जॉर्जिया के कुंटसी नामक स्थान में अगस्त 2022 में इसको आयोजित किया गया था। और इस आयोजन में मुख्य विषय क्या था, थीम क्या था? तो इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी। इस थीम पे ओलंपियाड कराया गया था। और इस ओलंपियाड का जो प्रथम विजेता है वो कौन रहा है? ईरान देश रहा है। इसका प्रथम विजेता ईरान देश रहा है। इसने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं ईरान ने इस ओलंपियाड में। और सेकंड विनर कौन रहा है? तो एक अतिथि टीम रही है, एक गेस्ट टीम रही है, उसने लगभग 4 स्वर्ण और कुछ रजत पदक जीते। ऐसे करके वो दूसरे नंबर पर रही है। भारत इसमें 3rd स्थान पर रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड है इसमें भारत 3रे स्थान पर रहा है। कितने? 3 स्वर्ण और 2 रजत पदकों के साथ। सिंगापुर भी 3रे स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो खारे पानी की लॉलटेन, यानी रोशनी नाम दिया गया है। एक लॉलटेन बनाई गई है या लैंप बनाया गया है जो खारे पानी से जलेगी और इसको नाम दिया गया है रोशनी। किसने बनाया है?
कहाँ पर उद्घाटन किया गया है ये सब देख लीजिए। तो अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने खारे पानी से जलने वाली लालटेन जिसका नाम रोशनी है इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या नाम है? NIOT, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो ये लालटेन है या फिर लैंप है, इसको बिजली देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्री जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें समुद्री जल का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसको जलाने के लिए कोई भी खारा पानी या फिर सामान्य जो पानी होता है उसमें आप नमक मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन। क्या है? दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दनूरी। क्या नाम है? दनूरी, या फिर तो कोरियन पाथफाइंडर लूनर आर्बिटर इसका नाम है। क्या नाम है? कोरियन पाथफाइंडर लूनर आर्बिटर इसका नाम दिया गया है और शॉर्ट में इसको दानूरी कहा गया है। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया का चंद्र मिशन है और इसको जो लॉन्च किया गया है वो खुद कोरिया ने नहीं लॉन्च किया है, इसको स्पेस एक्स की जो फॉल्कन 9 है रॉकेट उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स कंपनी ने दक्षिण कोरिया के मून मिशन को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा के चारों ओर ये उपग्रह घूमेगा और यह इसका जो इसकी चंद्रमा की सतह है इसका अध्ययन करेगा। तो जो दानूरी है इसमें 5 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं जिसमें नासा द्वारा दिया गया शैडो कैम भी लगा हुआ है। नासा का एक शैडो कैम भी इसमें लगा हुआ है। ये छाया वाले स्थानों को देखने के लिए एक अल्ट्रा सेंसिटिव कैमरा है। तो और जो दानूरी है ये 2022 में अपनी निर्धारित कक्षा पर पहुंच जाएगा। कब? दिसंबर 2022 में, यानी पहले ही पहुंच चुका है, पिछले दिसंबर में। और चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये परिक्रमा करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया, यानी कि एक मानव की कॉर्निया, जो मानव की आँख होती है उसकी कॉर्निया बनाई गई है और वो 3D प्रिंटर की सहायता से बनाई गई है। किसने बनाया है, कैसे बनाया है, ये देख लीजिए। तो इसका जो निर्माण किया है वो LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और उनकी सहायता की है IIT हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलोज एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने। यानी IIT हैदराबाद की एक सेंटर फॉर सेलुलोज एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टीम है, इन्होंने LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया का निर्माण किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्माण सामग्री है, यानी ये जो कॉर्निया है किस चीज़ से बनाई गई है? तो मानव आँख से निकाला गया एक डीसेलुलराइज्ड कॉर्निया टिश्यू मैट्रिक्स और स्टेम सेल, इनकी मदद से ये बनाया गया है। यानी मानव की आँख से एक डीसेलुलराइज्ड कॉर्निया टिश्यू जो है निकाला गया, मैट्रिक्स और एक स्टेम सेल निकाला गया, इनकी सहायता से ये 3D प्रिंटेड कॉर्निया बनाया गया है। और इसके अलावा ये अभी हाल ही में इसका प्रयोग की परीक्षण किस पे किया गया है? तो ये खरगोश की आँख पे इसका परीक्षण किया गया है। तो और ये परीक्षण करने के बाद पाया गया कि जो 3D प्रिंटेड कॉर्निया है, अगर एक डोनर मिल जाए, कोई एक डोनर मिल जाए तो उस एक डोनर से 3 3D प्रिंटेड कॉर्निया बनाई जा सकती हैं। और जो कॉर्निया होगी वो 3 mm से 13 mm तक के विभिन्न व्यास में मुद्रित यानी बनाया जा सकता है, इसको प्रिंट किया जा सकता है। 3 mm से लेकर 13 mm तक की बड़ी, यानी ये जो इसकी कितना बड़ा होगा तो 3 mm से लेकर 13 mm तक का इसका व्यास हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यह 3D प्रिंटेड कॉर्निया मानव कॉर्नियल ऊतक से प्राप्त सामग्री से निर्मित है, जो जैव संगत भी है और प्राकृतिक है तथा पशु अवशेषों से मुक्त है, यानी कि किसी प्रकार के पशु को मारना नहीं पड़ा है। मानव की जो जैव सामग्री है उसी से ये बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो अगला टॉपिक है वो है उपग्रह खय्याम। ये खय्याम नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च किसकी सहायता से किया गया है, ये सब हम देखेंगे। तो हाल ही में ईरान के द्वारा अपना उपग्रह रूस की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है।
यानी खय्याम किसका उपग्रह है? ईरान का। लॉन्च किसने किया है? रूस ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया गया है? तो अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, इसने ईरान का उपग्रह लॉन्च किया है। तो और कहाँ से लॉन्च किया है? तो कजाकिस्तान से लॉन्च किया है, ठीक है ना। बैकानूर लॉन्च फैसिलिटी कजाकिस्तान में है। और रूस का कौन सा ऐसा रॉकेट है जो दूसरे देशों का उपग्रह लॉन्च करता है? तो वो है सोयूज। उसका क्या नाम है? सोयूज रॉकेट। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चर्चा में रहा सोयूज रॉकेट किस देश से संबंधित है? तो ये रूस से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे फॉल्कन 9 स्पेसएक्स से संबंधित है। और इसके बाद इसरो का अपना GSLV PSLV ये तो है ही, ये आप जानते ही हैं। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वह है भारत की 11 और आर्द्रभूमियां रामसर सूची में शामिल कर ली गई हैं। अभी कुछ समय पहले, लगभग पिछले साल ही, लगभग जून जुलाई में 10 आर्द्रभूमियां पहले शामिल की गई थी। फिर इसके बाद अगस्त में ये 11 भूमियां और शामिल कर ली गई हैं। तो अब टोटल कितनी आर्द्रभूमियां हो गई हैं? कौन कौन सी आर्द्रभूमियां हो गई हैं? खासकर उत्तर प्रदेश की जितनी हैं, उत्तर प्रदेश की सारी आर्द्रभूमियां आप रट जाइएगा, हर बार इससे प्रश्न बनता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में 11 नई आर्द्रभूमियां रामसर सूची में शामिल की गई हैं। और 13 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल सूची कितनी हो गई है? 75। भारत में कुल कितने रामसर वेटलैंड हो गए हैं? तो ये 75 वेटलैंड टोटल भारत में हो चुके हैं। और तो जो अभी 11 नए वेटलैंड जोड़े गए हैं उनको देख लीजिए। तो जो 11 नए वेटलैंड जोड़े गए हैं उनमें उड़ीसा के 3 हैं। कौन कौन? तपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील। कौन से? तपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंसुपा झील। और मध्य प्रदेश का यशवंत सागर झील, ये भी अभी नया वेटलैंड घोषित किया गया है। तमिलनाडु में चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और बहुवूर पक्षी अभयारण्य और कांजीरन कुलम पक्षी अभयारण्य, ये 4 नए वेटलैंड अभी तमिलनाडु के भी जोड़े गए हैं। और महाराष्ट्र में जो थाणे क्रीक नाम का एक वेटलैंड है वो रामसर स्थल में भी जोड़ लिया गया है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का भी 2 वेटलैंड जोड़े गए हैं, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालवग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये 2 जम्मू कश्मीर के वेटलैंड जोड़े हैं। टोटल 11 वेटलैंड अभी रामसर सूची में जोड़ दिए गए हैं। रामसर सूची क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे वेटलैंड है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। और इनमें शामिल जो हो जाते हैं वेटलैंड या आर्द्रभूमियाँ, उनको सरकार विशेष ध्यान देती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति भी प्राप्त हो जाती है इनको, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज विनबैक्स 2022। क्या नाम है? विनबैक्स। आप ये वी और IN इससे नाम याद रखिएगा। वी से वियतनाम, IN से इंडिया। तो वियतनाम और इंडिया के बीच में B से बायलेटरल और A से एनुअल, X से एक्सरसाइज। तो वियतनाम इंडिया बायलेटरल एनुअल एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म है। और कब हुआ था ये? 2022 में अगस्त में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये अभ्यास, युद्धाभ्यास? तो ये युद्धाभ्यास हरियाणा के चंडी मंदिर में हुआ था। कहाँ पर? हरियाणा में एक स्थान है चंडी मंदिर, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ था। और इस युद्धाभ्यास का ये 3रा संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। और इसका पिछला संस्करण 2019 में वियतनाम में हुआ था। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 105 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया गया था। 105वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट इसमें भारत के द्वारा शामिल थी। और वियतनाम जो है वो भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन के एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वियतनाम एक दक्षिण एशियाई देश है और भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर विशेष ध्यान देते हैं। उसी के अंतर्गत हम वियतनाम के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और वियतनाम के साथ ये युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 के बारे में है। अल नजाह 4 ऐसे नाम दे दिए जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अब ऐसे नाम के साथ अगर किसी भी देश का नाम दे दिया गया, किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री या अरब कंट्री का नाम दे दिया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अल नजाह याद रखिएगा कि ये किसके साथ किस सेना के साथ, भारत की किस सेना के साथ इसका अभ्यास किया गया है? तो ये ओमान की सेना के साथ है। नजाह जो है ओमान की सेना के साथ, अल नजाह ओमान की सेना के साथ ये युद्धाभ्यास है। तो कब किया गया था? तो अगस्त 2022 में ये किया गया था। और इसका आयोजन राजस्थान में महान फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था।
और ये इसका चौथा संस्करण है। अभी तक इसके 3 संस्करण पहले भी हो चुके हैं और इसमें इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान इन दोनों के बीच ये युद्धाभ्यास किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है, जाहिर सी बात है उद्देश्य कॉमन होगा, भारतीय सेना और ओमान की सेना के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। तो अल नजा भारत और ओमान की सेना के बीच में ये अभ्यास किया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए आज के आखिरी टॉपिक को देख लेते हैं। आज का जो आखिरी टॉपिक है वह है स्वायत्त नेविगेशन तिहान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। स्वायत्त नेविगेशन तिहान। स्वायत्त नेविगेशन मतलब जो जहाज, हेलीकॉप्टर ये सब ज़मीन पे उतारे जाते हैं उसके लिए विशेष रूप से नेविगेशन की आवश्यकता होती है। तो एयरपोर्ट पे जो लोग होते हैं उनको नेविगेट करते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे नेविगेशन सिस्टम को बनाए रहे हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति को नेविगेशन का काम नहीं करना पड़ेगा। ये खुद ही नेविगेशन मशीनें और वहाँ पर जो उपकरण लगे होंगे वही नेविगेशन करेंगे। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र ने IIT हैदराबाद में मानव रहित जमीन और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया है। और जो इसका उद्घाटन है जो जुलाई 2022 में किया गया था, और जो उद्घाटन है वो IIT हैदराबाद में किया गया था। कहाँ पर? IIT हैदराबाद में। और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो तिहान है इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ये एक बहुविषयक पहल है, यानी कई क्षेत्रों में काम करेगा, जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी टेक्निक में वैश्विक नेता बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जो तिहान है ये IIT हैदराबाद स्मार्ट मोबिलिटी पर नए इनडिसिप्लिनरी 2 वर्षीय एमटेक कार्यक्रम के प्रारंभ करेगा। ये एमटेक कार्यक्रम भी इस पर चलाया जाएगा तिहान के सहायता से IIT हैदराबाद में, जिसमें आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और डिप्लोमा या जो भी डिग्री है एमटेक की वो प्रदान की जाएगी तिहान के तहत। तो ये आज आपके 10 टॉपिक कवर किए गए हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों UPPCS 2023 के लिए जो करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज, उसमें अब तक 320 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। यानी कि लगभग 32 जो टॉपिक हैं, 32 पार्ट कवर हो चुके हैं और ये 33वां पार्ट है। और इसमें हम अब 321वां जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का जो पहला टॉपिक है वह सहकारी लाभार्थी सम्मेलन। अभी आगे जो कुछ पार्ट आने वाले हैं इसमें हम मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों पर कई सारे सम्मेलन हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये मान के चलिए कुछ भी छूटने वाला नहीं है। UPPCS के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ कवर की जाएंगी। आप बिल्कुल धैर्य रखिए, पूरा विश्वास रखिए। तो क्या है सहकारी लाभार्थी सम्मेलन? सहकार लाभार्थी सम्मेलन। सहकार क्या होता है? कोऑपरेटिव। सहकार को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, तो जो सहकार होता है तो कोऑपरेटिव्स का एक सम्मेलन बुलाया था। किसने बुलाया था? तो ये केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं वो, तो उन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था। और कहाँ पर बुलाया था? कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिसंबर 2022 की घटना है। दिसंबर 2022 में कर्नाटक के बेंगलुरु में सहकार लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया था। और देश की पहली अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जाए तो ये 1905 में कर्नाटक के डग जिले में स्थापित की गई थी। और विश्व में लगभग 30 लाख और भारत में लगभग 9 लाख कोऑपरेटिव, यानी पूरे विश्व में 30 लाख कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं और भारत में ही केवल 9 लाख कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं। तो देख लीजिए भारत में कोऑपरेटिव कितना महत्वपूर्ण है। और कोऑपरेटिव क्या होते हैं? कोऑपरेटिव ऐसे होते हैं कि कुछ लोग मिलकर किसी कंपनी या किसी प्रकार का कोई काम शुरू करते हैं आपसी समझौते के तहत, तो इसे कॉर्पोरेट कहा जाता है, कोऑपरेटिव कहा जाता है, सहकारिता कहा जाता है। जैसे कि अमूल, आपने अमूल कंपनी, जिसका आप अमूल दूध खरीदते हैं, वो कंपनी भी एक कोऑपरेटिव कंपनी है। ठीक है, ऐसे ही एक नंदिनी है, इफ़को जो आपकी उर्वरक कंपनी है ये भी, और लिज्जत पापड़ ये भी एक कोऑपरेटिव है। तो ये कोऑपरेटिव के प्रमुख उदाहरण है। और इसके अलावा जो कोऑपरेटिव होता है उसका एक सिद्धांत होता है प्रोडक्शन फॉर मासेस और प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी लोगों के द्वारा उत्पादन, लोगों के लिए उत्पादन। ठीक है, ये इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता। क्या है? भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक व्यापार से संबंधित समझौता हुआ है। कई बार क्वेश्चन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जो एग्रीमेंट होते हैं ट्रेड से रिलेटेड, उन पे सवाल बनते हैं।
तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है। कैसे समझौता हुआ है? तो ये नवंबर 2022 की बात है में ये समझौता हुआ था, और इस समझौता कब प्रभावी हो जाएगा? ये दिसंबर 2022 से प्रभावी हो चुका है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं। इस समझौते का नाम क्या है? किस नाम से सवाल आएगा कि हाल ही में किन दो देशों के मध्य आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया गया है? और नीचे ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अभी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंडस FCTA, ठीक है ना, ये हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक जो जो भी समझौता हुआ है, ये दोनों देशों के बीच जो मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना, उसमें सुधार लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र को उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करना, उसमें सुधार लाना और एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराया जाना, ये इसका उद्देश्य है। और ये जो समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसका जो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो संचालित लगभग सभी टैरिफ लाइनों को कवर करेगा, ठीक है। तो ये आपने जाना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है भारत और ADB के मध्य ऋण समझौता जो हस्ताक्षर हुआ है, उससे संबंधित है। समझौता कब हुआ है? ये दिसंबर 2022 में ऋण समझौता हुआ है भारत और ADB। ADB कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन दोनों के बीच भारत ने एशियन डेवलपमेंट से ऋण लिया है। तो समझौता में भारत और ADB शामिल है। और हस्ताक्षर कौन कौन किया है? तो भारत की ओर से जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के अपर सचिव हैं रजत कुमार मिश्र, और एशियन डेवलपमेंट की ओर से इंडिया रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी हो युन जियांग, क्या नाम है इनका? हो युन जियांग, ADB के जो प्रभारी हैं, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है। और किस उद्देश्य से ये जो ऋण समझौता है वो किस उद्देश्य से किया गया है? तो तमिलनाडु के 3 शहर हैं, कौन से? कोयम्बटूर, मदुरै और थूथुकुडी। इनमें जलवायु परिवर्तन रोधी सीवेज संग्रह और शोधन, जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों को विकसित करने के लिए किया गया है। होता यह है कि जब मानसून का निवर्तन होता है या लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है, तो वहाँ पर ढेर सारा जल भराव होता है। आपने देखा होगा कि चेन्नई और जो आसपास के कई सारे ज़िले हैं तमिलनाडु के, वो उनमें मतलब सीवेज पूरा फुल हो जाता है, पानी शहरों में भर जाता है, यानी कि बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो बाढ़ की समस्या आ क्यों जाती है शहर में? जाहिर सी बात है कि हमने जो जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं किया है, इसलिए बाढ़ आ जाती है। तो इन्हीं जल निकासी के प्रबंध के लिए ADB मदद कर रहा है ऋण के रूप में, ये ऋण दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऋण किस लिए है, ठीक है। और ये जो $125 मिलियन का ऋण है, वो तमिलनाडु के 10 शहरों में शहरी सेवाओं को बेहतर करने के लिए 2018 में ADB द्वारा स्वीकृत $500 मिलियन की बहुस्तरीय किस्त की वित्त पोषण सुविधा की तीसरी और अंतिम किस्त है। हुआ ये था कि भारत और ADB के बीच में तमिलनाडु के 10 शहरों को सीवेज प्रॉब्लम से मुक्त कराने के लिए, या जो बाढ़ की समस्या से मुक्त कराने के लिए एक समझौता हुआ था कि $500 मिलियन ADB ऋण प्रदान करेगा। तो वो कई किस्तों में प्रदान किया गया है। अभी आज जो आखिरी किस्त है वो $125 मिलियन की ADB के द्वारा प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हुरून ग्लोबल 500 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियां। हुरून जो एक रिसर्च कंपनी है एक प्रकार की, ये अनेक प्रकार के रैंक प्रदान करती है कंपनियों को, लोगों को। तो ग्लोबल 500 की एक लिस्ट जारी करती है कंपनियों की है। तो उन कंपनियों में विश्व की किन कंपनियों ने टॉप किया है और भारत की कौन कौन सी कंपनियां इस 500 में जगह बना पाई हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। तो हाल ही में वर्ष 2022 की हारून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी की गई है, जिनमें सबसे मूल्यवान जो कंपनियां हैं उनको रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है। तो उनमें से देख लेते हैं कि क्या किन किन को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो हाल ही में वर्ष 2022 की हारून ग्लोबल 500 जो सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची है वो जारी कर दी गई है, और दिसंबर 2022 में इसको जारी किया गया है। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने पहले ही बताया, इसने जारी किया है। और जो शीर्ष 5 कंपनियां हैं 500 में, उन्हें है एप्पल, और एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। ये पिछली एक बार UPPCS ने कंपनियों के CEO के बारे में पूछ लिया था कि मिलान कीजिए कौन इसके CEO है। तो जो सबसे टॉप की कंपनियां हैं वर्ल्ड की, उनके कम से कम आप CEO के नाम याद रखिएगा, CEO, ठीक है। तो एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला, वे भारतीय व्यक्ति हैं।
और अल्फ़ाबेट के सुंदर पिचाई, ये भी भारतीय हैं। और इसके अलावा अमेजॉन के कौन है? अमेजॉन के हैं एनडी जेसी, क्या नाम है? एनडी जेसी। और टेस्ला के तो आप जानते ही हैं, एलन मस्क, तो ये इनके सीईओ हैं। अब ये ग्लोबल जो 500 सूची जारी की है कंपनियों की, इसमें भारत की कितनी कंपनियां हैं? तो भारत की इसमें सूची में भारत और कनाडा 20 कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। तो 20-20 कंपनियां भारत की शामिल हैं और उनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो सबसे टॉप पर है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक, मतलब सबसे मूल्यवान कंपनी है। फिर इसके बाद टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और फिर इसके बाद अन्य कंपनियां हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान मिला है? 34वां स्थान मिला है 500 में, ठीक है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 65वां स्थान मिला है। ये भी अगर आप याद रख सकें तो याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि ग्लोबल 500 की जो सूची है वो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। और टॉप 5 की कंपनियां कौन सी हैं? भारत की किस कंपनी ने उसमें सबसे ऊपर जगह बनाई है? तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है विश्व मसाला कांग्रेस। वर्ल्ड जो मसाला कांग्रेस है, ये वैश्विक स्तर का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्रीय मसाला कांग्रेस होती है, लेकिन ये वर्ल्ड मसाला कांग्रेस है, और ये चूंकि भारत में हो रही है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंडिया में हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण, माफ़ कीजिएगा, 14वें संस्करण के आयोजन की घोषणा की गई है। तो अब ये कहाँ होगा, कहाँ के लिए घोषणा की गई है? तो अक्टूबर माह में घोषणा की गई थी कि विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई के सिडको प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में इसका आयोजन किया जाएगा। तो विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में आयोजित होगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और किसने घोषणा की है? तो मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा की है। और कब होगा ये? फरवरी में होगा, फरवरी 2023 में, जब G20 की बैठक होगी तो उसी के बीच में ये वर्ल्ड मसाला कांग्रेस की भी बैठक की जाएगी। और ये वर्ल्ड मसाला कांग्रेस है, इसका ये 14वां संस्करण है, और इसकी थीम होगी विजन 2030 स्पाइस जेट सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। हालांकि याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए, शायद याद आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है 2023-24 के लिए रबी की फसलों, यानी जो रबी की जो फसलें हैं उनके लिए एमएसपी जारी किया गया है 2023-24 के लिए। क्योंकि एक साल पहले भी एमएसपी जारी कर दिया जाता है फसलों के लिए, ताकि किसान ऐसी फसलों को उगा सके जिनका रेट बढ़ा है, यानी किसान अपने फायदे के अनुरूप फसलों को उगा सके। तो विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की घोषणा की गई है। और घोषणा की तिथि है अक्टूबर 2022। और कौन घोषणा करता है एमएसपी की? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP, भारत सरकार के द्वारा जारी करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएसपी कौन जारी करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक संस्था है भारत सरकार की, वो जारी करती है। तो अब ये भी देख ले फसल को कितना रेट बढ़ाया गया है, क्योंकि वृद्धि हुई है तो भाई जाहिर सी बात है। तो गेहूं जिसका रेट 2022-23 के लिए प्रति कुंटल 2015 रुपये, यानी 100 किलो का रेट 2015 था, यानी 20.15 रुपये 1 किलो का मूल्य था, वो बढ़ाकर 21.25 रुपये, यानी 2125 रुपये कर दिया गया है। तो 110 रुपये पर कुंटल की वृद्धि की गई है गेहूं के मूल्य में। और जौ के मूल्य में 1635 रुपये का था, तो उसको 1735 कर दिया गया, तो सीधे सीधे 100 रुपये की वृद्धि हुई है। और चना जो है 5230 रुपये, यानी कि 52 रुपये पर किलो था, वो 5335 रुपये, यानी 105 रुपये की वृद्धि की गई है चना में। मसूर 5500 का था, वो 600 का, मतलब 6000 कर दिया गया है, तो सीधे 500 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है। और रेप सीड में 550 रुपये का था, तो इसको 5450 का कर दिया गया, 400 रुपये की वृद्धि हुई है। तो और कुसुम जो फसलें हैं उसमें 5441 रुपये की थी, तो 5650, यानी 290 रुपये की वृद्धि की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि आमतौर पर गेहूं का पूछ लिया था, गेहूं में लगभग 110 रुपये की वृद्धि की गई है, याद रखिएगा। चने का भी पूछा जाता है, तो 105 रुपये की उसमें भी वृद्धि की गई है। तो ये रहा एमएसपी, किसका किसका एमएसपी बढ़ाया गया है। और जो एमएसपी होता है, एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि मसूर के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल तथा एमएसपी में सर्वाधिक रिटर्न की घोषणा रेपसीड एवं सरसों के लिए 104% की गई है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। भारत में प्रथम महिला डिजिटल सेंटर, ये हम इस पर पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए। भारत में प्रथम महिला जो डिजिटल सेंटर है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। कौन स्थापित करेगा, कहाँ स्थापित की जाएगा, ये जान लीजिए। तो HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड के द्वारा
इसकी घोषणा की गई है। और ये डिजिटल सेंटर है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में 30 वर्ष से कम उम्र की जो महिलाएं हैं उन्हीं को कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और ये जो केंद्र है ये पुरुष और महिला दोनों तरह के ग्राहकों को सेवा देगा। और ये केंद्र कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ग्राहकों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में खोला जाएगा। 30 साल से कम की महिलाएं उन्हें कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। और ये कई जगह पे ये पुरुषों के लिए भी काम करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं का सेंटर है तो महिलाओं के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और HDFC ने इसको बनाया, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का रक्षा निर्यात बढ़ा है और काफ़ी उसमें उन्नति हुई है भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र में। तो हमें पता होना चाहिए किस क्षेत्र में हमें भारत की ग्रो कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो मेन जो बात है वो ये है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अनुसार भारत ने पहली बार वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए के रक्षा और वस्तु प्रौद्योगिकी का निर्यात किया है। यानी हमने रक्षा क्षेत्र में 13,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है। ये रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल रक्षा निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 54.1% अधिक रहा है। यानी पिछला हमने वित्त वर्ष में निर्यात किया है रक्षा का, उसकी अपेक्षा हमने 54.1% अधिक निर्यात किया है। और 2020-21 में कितना रक्षा निर्यात हुआ था? तो ये 8,434 करोड़ रुपए हुआ था। इस साल 13,000 करोड़ रुपए का हुआ है। और वित्त वर्ष 2015-16 में रक्षा निर्यात केवल 2,059 करोड़ रुपए का था। तो कितनी ज़्यादा लगातार रक्षा निर्यात में वृद्धि हो रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में रक्षा के क्षेत्र में खूब काम किया जा रहा है। और जो भारत है ये भारत द्वारा रक्षा निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया के, जो यहाँ पर दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों में किया गया है। भारत ने कहाँ कहाँ पर अपना रक्षा का सामान बेचा है? अमेरिका को बेचा है, फिलीपींस को बेचा है और दक्षिण पूर्व एशिया में बेचा है, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों में बेचा गया है। वर्तमान में भारतीय रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र का हिस्सा 70% है, पहले 90% था। यानी जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो 70% अपने पूरे रक्षा निर्यात का, तो 70% निजी क्षेत्र की कंपनियां कर रही हैं। पहले 90% करती थी। हालांकि अब जो PSU है, हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं, वो भी तेजी से रक्षा निर्यात कर रही हैं। और हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत का रक्षा आयात बढ़ा है। यानी हम अब अमेरिका से ज़्यादा रक्षा का सामान खरीदने लगे हैं। पहले हम रूस से खरीदा करते थे, लेकिन रूस चूँकि यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, तो हम अब सामान किसी से खरीद रहे हैं? हम अमेरिका सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं। और अमेरिकी रक्षा कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला का हम हिस्सा भी बन रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। भारत जैव अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसी उन्नति कर रहा है, ये भी आप जान लीजिए। इकोनॉमी के क्षेत्र में यही सब पूछा जाता है करंट में। जुलाई 2022 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी किया इन्होंने। और 2021 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य $80.12 बिलियन, ये 2020 की अपेक्षा 14.1% की वृद्धि हुई। यानी $80.12 बिलियन का हमारा जैव अर्थव्यवस्था का पूरी जैव अर्थव्यवस्था रही है, वो $80.12 बिलियन रही है 2021 में। और 2020 में कितनी रही है? तो केवल $70.2 बिलियन थी। यानी कि बहुत ज़्यादा, हमने 10 बिलियन से ज़्यादा डॉलर की वृद्धि की है। और वर्ष 2021 में भारतीय GDP में जो भारतीय जैव अर्थव्यवस्था है, इसका योगदान 2.8%। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भारतीय GDP में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था यानी कि बायो इकोनॉमी का कितना परसेंट हिस्सा रहा है? तो 2.8% हिस्सेदारी बायो इकोनॉमी की है। और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अनुमान भी लगाए गए हैं। अनुमान ये लगाया गया है कि 2025 तक भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है वो $150 बिलियन, यानी अभी जितनी हमारी अर्थव्यवस्था है उसका लगभग दोगुना हो जाएगा 2025 तक। और 2030 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था $300 बिलियन, यानी अगले 5 वर्षों में उससे भी ज़्यादा दोगुना कर लेंगे, ये बात बताई गई है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की ओर। आज के इनाम के अंतर्गत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। इनाम एक आपने प्लेटफॉर्म सुना था, जहाँ पर कृषि के लिए आयात निर्यात का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल एग्रो मार्केट बनाई गई थी, एग्रीकल्चर मार्केट, तो उसमें उसी के अंतर्गत अब प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो क्या है ये प्लेटफॉर्म? जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनाम के तहत
प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया था। सबसे पहले मैं आपको इनाम ही अच्छे समझा दूं। इनाम जो है वो ई नाम NAM, तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है ना। एक प्रकार से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान अपनी फसल को खरीद और बेच सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये। और इसी के तहत अब प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक, बेंगलुरु के कर्नाटक में। माफ़ कीजिएगा मैं उल्टा बोल गया, कर्नाटक के बेंगलुरु में। बोलते बोलते कभी कभी ना दिमाग ही काम नहीं किया करता है कि क्या बोल रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका शुभारंभ किया गया है। और कब किया गया था? तो कृषि और बागवानी मंत्रियों की इनाम प्लेटफॉर्म मतलब इनाम प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हो रहा था कृषि बागवानी मंत्रियों के द्वारा, तो उसी के तहत इसका शुभारंभ किया गया है। और जितने भी राज्यों के मंत्री आए थे कृषि वाले, उन्हीं के साथ सामने ये किया गया है। और इसके अलावा जो इनाम प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म का एकीकृत प्लेटफॉर्म है और इसमें विभिन्न प्लेटफॉर्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा। यानी कि अब इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 41 जो सर्विस देने वाले लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसमें समग्र सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कृषि व्यापार में या कृषि निर्यात में मदद करते हैं और हर तरह की मदद करते हैं, ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा। जैसे लॉजिस्टिक्स है, सेवा प्रदाता है, गुणवत्ता परख है, सफाई है, ग्रेडिंग है, छटाई है, पैकेजिंग है। यानी कि एक किसान है, गेहूं उत्पादित करता है, अब गेहूं को छटाई करनी है, उसकी सफाई करनी है, उसको ग्रेडिंग करनी है, तो ऐसे सपोर्टर भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे जो किसानों की मदद करेंगे, ठीक है। और इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि किसानों की जो बाजार पहुंच है उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी किसान पूरे नेशनल मार्केट तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। पारदर्शिता में वृद्धि होगी, यानी कि किसानों को सही दाम मिल सकेगा। ये नहीं कि कोई भी बीच में बिचौलिया आके मनमानी दाम लगा के किसानों को मतलब लूट लेता है, वैसा नहीं होगा। मूल्य प्राप्ति में सुधार होगा और विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवा प्राप्त करने का आसान विकल्प होगा। यानी कि किसानों को पता नहीं होता है कि मैं अपना गेहूँ कहाँ साफ करवाऊँ, किससे ग्रेडिंग करवाऊँ, या फिर वो अच्छा मार्केट कहाँ मिल सकता है, उसकी अच्छा मूल्य कहाँ मिल सकता है। तो जो सेवा प्रदाता हैं वो किसानों की मदद करेंगे और विभिन्न प्रकार की सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि होगी। किसान भी नई नई सेवाएं का लाभ उठा पाएगा। तो ये आज के 10 टॉपिक थे। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों। 2023 के लिए यूपी पीसीएस के लिए जो करंट की सीरीज चल रही है उसका ये 33वां पार्ट है और अभी तक 32 पार्ट कवर किए जा चुके हैं। उन्हें आप जल्दी से देख जाइए। चलिए आज का देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022। तो ये जो सूची है वो अमेरिका की जो एक पत्रिका है फॉर्च्यून, उसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। और ये जैसे हारून वाली आपने पिछले बार पढ़ी थी, उसी तरह ये फॉर्च्यून भी जारी करती है 500 कंपनियों की सूची। तो इसने किसको सबसे टॉप पे रखा है? तो इसने वॉलमार्ट को सबसे टॉप पे रखा है, यूएसए की कंपनी है। अमेजन ये भी यूएसए की कंपनी है और स्टेट ग्रिड ये चीन की कंपनी है। इनको सबसे टॉप पे रखा है। और फॉर्च्यून की जो ग्लोबल लिस्ट है 500, उसमें भारत की 9 कंपनियां केवल शामिल हो पाई हैं और उन 9 कंपनियों में से सबसे टॉप पे है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC 98वीं रैंक पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 104वीं रैंक पे और ऑयल इंडस्ट्रीज 142वीं रैंक पे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है FPI सलाहकार समिति। FPI क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये FPI होता है। ये इकोनॉमी में जो आप वो शेयर बाजार होता है ना, तो शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक होते हैं उनको फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक कहते हैं। तो जो फॉरेनर्स जो निवेश करते हैं उसको FPI कहते हैं। तो ये अधिक से अधिक और ज़्यादा भारत में निवेश बढ़े, विदेशी निवेश भारत में और बढ़े, इसके लिए सेबी ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है जो ये सलाह देगी कि भारतीय बाजार में कौन कौन से ऐसे सुधार किए जाएं जिससे विदेशी निवेश और ज़्यादा आकर्षित हो। तो अगस्त 2022 में सेबी के द्वारा FPI सलाहकार समिति का गठन किया गया। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? जो भारतीय प्रतिभूति एवं नियंत्रण बोर्ड। और इसमें कितने सदस्य होंगे? इस समिति में 15 सदस्य होंगे। और समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे KV सुब्रमण्यम, जो पूर्व आर्थिक सलाहकार थे भारत सरकार के, वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को बढ़ाना है। समिति का कार्य क्या क्या होगा? वित्तीय बाजारों में निवेश और संचालन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देना, ये कार्य है
इस समिति का। और एफपीआई के लिए उपलब्ध निवेश मार्गों की समीक्षा करना एवं नए निवेश मार्गों की व्यवहार्यता पर सलाह देना, ये भी इसका कार्य होगा। बॉन्ड बाजार में एफपीआई यानी कि बॉन्ड के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी निवेश है, विदेशी निवेश है, इसकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जो आवश्यक उपाय ये सुझाएंगे। और एफपीआई के नियमों को और सरल किया जाए और उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाया जाए, ऐसी भी सलाह देने का काम करेंगे कि क्या क्या काम किया जाए जिससे और अधिक सरल हो जाए और अधिक पारदर्शी हो जाए। तो चूंकि सेबी ने जारी किया है तो थोड़ा सा सेबी की संस्था, जो सेबी के बारे में, भारतीय प्रतिभूति एवं जो बाजार है, इसके बारे में भी जान लीजिए। प्रतिभूति एवं बोर्ड जो है, इसका गठन जो है भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था, ठीक है ना। और स्थापना कब? 1992 में। ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1988 में। और इसका जो स्थापना हुई थी 1992 में एक वैधानिक निकाय में। पहले इसको गैर संवैधानिक निकाय के रूप में उसका गठन किया गया था, फिर एक वैधानिक निकाय, इसके लिए एक कानून पास किया गया और उसका एक वैधानिक निकाय बना दिया गया 1992 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और काम है इसका प्रतिभूति, जो शेयर बाजार है, प्रतिभूति बाजार है, उसमें निवेशकों के हितों की रक्षा करना। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना इसका काम है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है 48वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। G7 का जो सम्मेलन है, ये 48वां सम्मेलन अभी कहाँ हुआ था और किसने अध्यक्षता की, कौन कौन से देश शामिल हैं और भारत का इसमें क्या मतलब योगदान रहा, वो भी ध्यान हम पढ़ेंगे। तो आयोजन हुआ था जून 2022 में और कहाँ पर हुआ था? स्लॉस एल्मार्ड में। स्लॉस एल्मार्ड एक जगह है जर्मनी में। कहाँ पर? बस आप जर्मनी याद रखिएगा, वही काफ़ी है। G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ था 2022 का? तो जर्मनी में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? जर्मनी के चांसलर ओल्फ सोल्ज। क्या नाम है इनका? ओल्फ सोल्ज। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस बार का जो G7 हुआ था, इसका लक्ष्य क्या था? एक समतामूलक विश्व की ओर प्रगति, प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। और पिछला जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कार्नवाल, ग्रेट ब्रिटेन के कार्नवाल में आयोजित हुआ था। और इस बार चूँकि जर्मनी में हुआ था तो जर्मनी ने भारत को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था, क्योंकि भारत तो G7 का सदस्य है नहीं। तो गेस्ट के रूप में कौन गए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और जर्मन चांसलर के द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित थे। तो G7 के बारे में जान लीजिए। G7 का गठन कब हुआ था? 1975 में। और सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में पूरे लगभग 28-30 देश हैं, 28-29 देश हैं, वो सब इसमें शामिल हैं और 6 और देश शामिल हैं। तो इस तरह G7 नाम बनता है। और इसमें पहले रूस भी शामिल था, तब इसको G8 कहा जाता था, क्योंकि बाद में रूस को बाहर कर दिया गया था, तो फिर इसके बाद G7 हो गया। ये याद रखिएगा, इसके 7 देशों के नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। चूँकि ये विश्व की सबसे बड़ी 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन कौन से देश हैं। बस इतना याद रखिएगा, जो सबसे अमीर देश है पूरे विश्व के, सबसे अमीर 7 देश, उन्हीं को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया खनिज समझौता। क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया खनिज समझौता। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए परियोजनाओं और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने का निर्णय लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसके पहले हमने एक समझौता देखा ट्रेड से संबंधित, और अभी एक खनिज से संबंधित भी एक समझौता हुआ है। तो जुलाई 2022 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के 6 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया है। और त्रिवर्षीय इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया 5.8 मिलियन जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो देगा भारत को। आप समझ पा रहे हैं समझौता किस लिए हुआ है? कुछ ऐसे खनिज हैं जो बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके खनन के लिए टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान और एक दूसरे को निर्यात करना, इन सब के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है। और ये जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकी के निर्माण खंड में और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के जोखिम में है। मतलब कि अभी तक क्या हो रहा था कि ये ऐसे खनिज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रौद्योगिकियों में काम आते हैं, जो अनेक प्रकार की तकनीकी में, टेक्नोलॉजियों में ऐसे खनिजों से निकलने वाले धातुओं का प्रयोग होता है, उनके लिए उनका निष्कासन ठीक से करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और हेल्प चाहिए। मतलब
तो वो ऑस्ट्रेलिया ऐसी हेल्प करेगा, उसमें व्यवधान और जोखिम को कम करेगा। और इन खनिजों का उपयोग मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे सौर पैनल, टरबाइन आदि बनाने में किया जाता है, ऐसे खनिज। ठीक है। और जो विभिन्न देश हैं वो अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और रणनीतिक विचारों के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों की सूची बनाते हैं। इन सूचियों में ज़्यादातर ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल जैसे सिलिका वगैरह इनका जो है इनको शामिल करते हैं। इनका उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट आदि बनाने में भी किया जाता है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के बहुत बड़ा भंडार मिला है, इसलिए खनिज होने से संबंधित जो बातें हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है G20 के नए शेरपा। शेरपा क्या होता है? शेरपा होता है जो G20 नेताओं के बीच बातचीत और आम सहमति बनाने का प्रभारी होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो G20 के देशों के बीच सहमति बनाता है, बातचीत का रास्ता खोलता है, तो वो शेरपा होता है। तो अभी हमारे नीति आयोग के पूर्व CEO जो अमिताभ कांत हैं, उन्हें G20 के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये भी आप जानते होंगे कि भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है दिसंबर 2022 में। ठीक है। तो और 1 साल तक हम G20 के अध्यक्ष रहेंगे, नवंबर 2023 तक। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आगे देख लेते हैं। G20 जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मूल रूप से शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक्स में विभाजित किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक है, अभी G20 की बात चल रही है, तो G20 के बारे में हम जितनी चीज़ें हैं वो सब कवर करेंगे यहाँ पे। तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये भी देख लीजिए। तो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक जुलाई 2022 को इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। क्योंकि इसके पहले अध्यक्ष कौन था G20 का? इंडोनेशिया था, इसलिए इंडोनेशिया में ये बैठक संपन्न हुई थी और नवंबर 2022 में। और बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। और तब G20 का अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया था। और भारत G20 का हिस्सा दिसंबर 2022 में ग्रहण करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब G20 के बारे में सब कुछ जान लेते हैं अगले टॉपिक में। तो यह विश्व की जो विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक समूह है। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1999 में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के रूप में इसका गठन हुआ था। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, G20 से पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि भारत G20 को बिल्कुल एक त्यौहार की तरह, एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट कर रहा है। और G20 के जो सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष हैं, इनके शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में वाशिंगटन DC में पहली बार हुआ था। यानी कि पहले तो केवल केंद्रीय वित्त मंत्री और जो रिजर्व बैंक के वो होते थे, गवर्नर होते थे, उन्हीं की बैठक हुआ करती थी G20 में। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष है, इनकी बैठक 2008 में शुरू हुई थी। 1999 में तो पहले केवल केंद्रीय मंत्री जाया करते थे। और G20 के सदस्य, ये याद कर लीजिएगा, पक्का पूछा जाएगा G20 के सदस्य कौन नहीं है। ठीक है। अर्जेंटीना इसका सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA और यूरोपीय संघ। ये 20 देश, इसके 20 अर्थव्यवस्थाएं इस G20 के सदस्य हैं। आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और इसमें एक शब्द है ट्रोइका। ट्रोइका पता है क्या होता है? ट्रोइका मतलब, अभी मान लीजिए कोई इंडिया इसका अध्यक्ष है, अगले साल इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वो। और उसके अगले साल इसका अध्यक्ष कौन होगा? ये तीनों लोग ट्रोइका बनाते हैं। यानी G20 के संदर्भ में ट्रोइका से क्या तात्पर्य है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि ट्रोइका क्या है। तो ट्रोइका है G20 का वर्तमान अध्यक्ष और उसके आगामी जो 2 अध्यक्ष बनने वाले हैं, उनका समूह है ट्रोइका। ठीक है। तो आपने ट्रोइका के बारे में जान लिया। और इसका जो कार्य है, G20 एजेंडा की निरंतरता को सुनिश्चित करना है। ट्रोइका का काम है। इटली, इंडोनेशिया और भारत। अगला जो अध्यक्ष कौन होगा? ये इटली हो सकता है। तो वर्तमान में ट्रोइका के सदस्य देश हैं। और G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोलंबो में, श्रीलंका में, नाम से ही पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसा एक गलतफहमी हो जाएगी। कोलंबो नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था। ये कोलंबो नाम से कोलंबो में नहीं हुआ था। क्योंकि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव एक बार
ये समझौता हुआ था कोलंबो में, तब से इसका नाम कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कर दिया गया है। लेकिन अब ये कॉन्क्लेव अलग अलग जगहों पर होता है और इसका नाम कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव ही रहता है। तो जुलाई 2022 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया। और कहाँ पर आयोजन होता? केरल में, कोच्चि के केरल में। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केरल में हुआ था, भारत में हुआ था। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो सदस्य देश हैं भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस। 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से एक हटा देगा और कहेगा निम्न से कौन नहीं है। ठीक है, तो भागीदार देश भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस। और पर्यवेक्षक देश बांग्लादेश और सेशल्स, इसमें 2 पर्यवेक्षक देश भी शामिल है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो बैठक है, बैठक में वर्ष 2022-23 में सहयोग के लिए रोडमैप के कार्यान्वयन और मार्च 2022 में आयोजित 5वीं बैठक के निर्णयों पर चर्चा की गई थी। समुद्री रक्षा सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर चर्चा की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है, इसकी स्थापना 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका द्वारा की गई थी त्रिपक्षीय सहयोग के रूप में। फिर बाद में इसमें मॉरिशस भी शामिल कर लिया गया, तो 4 देश हो गए। और फिर इसमें 2 पर्यवेक्षक देश भी शामिल कर लिए गए, बांग्लादेश और सेशल्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और सचिवालय कहाँ है? कोलंबो, श्रीलंका में इसका सचिवालय है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 हुआ था, कहाँ? स्पेन के मैड्रिड में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जून 2020 में नाटो का सम्मेलन हुआ था, कहाँ? स्पेन के मैड्रिड में। और उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं पर चिंता करना और नाटो के लिए सामरिक अवधारणात्मक दस्तावेज को अंतिम रूप देना है। और ये 32वां संस्करण था इस नाटो सम्मेलन का। और इसमें जो असामरिक अवधारणा को अपनाना, जिसमें मित्र देशों की सुरक्षा के लिए रूस को सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरा माना गया है। यानी कि जो नाटो का भी सम्मेलन हुआ था, इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उनकी सुरक्षा करना, और इसमें रूस को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है इस सम्मेलन में। और नाटो की प्रतिरोधक और रक्षा क्षमता को मजबूत करना इसका लक्ष्य घोषित किया गया है। रक्षा निवेश को नाटो में बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन और अन्य जोखिम वाले देश हैं उनकी सहायता की जाएगी। और फिनलैंड तथा स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने का आधिकारिक निमंत्रण भी दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाया जाएगा, ये पूछा जा सकता है। और अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो लिथुआनिया की राजधानी विनियल में 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, अगला नाटो शिखर सम्मेलन। और थोड़ा सा नाटो के बारे में जान लीजिए। तो नाटो जो है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जो सोवियत संघ था इसके खिलाफ की गई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और वर्तमान सदस्य कुल 30 सदस्य हैं। और कार्य पद्धति है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत, यानी कि ये एक सुरक्षा का संगठन है। यानी कि इसके जो कुल 30 देश हैं उनमें से किसी एक पर भी हमला हुआ तो सभी 30 देश मिलकर उस देश पे हमला कर देंगे। ठीक है, ये नाटो का कॉन्सेप्ट अपने जाना। चलिए आज के आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। आज का आखिरी टॉपिक है साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक बैठक। तो बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका भारत सदस्य है, और इसकी साइबर सुरक्षा बैठक हुई थी, वो जान लीजिए। यह बैठक मार्च 2019 में बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा जो प्रमुखों की बैठक है साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के लिए किए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गई थी। कब? जुलाई 2022 में। यानी 2019 में एक समझौता किया गया था, एक प्रकार का निर्णय लिया गया था कि हर साल साइबर सुरक्षा संबंधित बैठक की जाएगी और चर्चा की जाएगी। तो उसी निर्णय के संबंध में जुलाई 2022 में एक फिर से बैठक की गई साइबर सुरक्षा के संबंध में। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन किया गया था बैंकॉक में। और नहीं, बैंकॉक में तो 2019 में किया गया था, माफ़ कीजिएगा। इस बार जो आयोजन किया गया था वो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में किया गया था। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, जो हमारे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा इसमें भागीदार के देश कौन कौन से थे? तो इसमें भागीदार देश हैं बांग्लादेश, भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। जितने बिम्स्टेक के कंट्रीज हैं वो सब इसमें भागीदार हैं। उद्देश्य क्या है? एक ऐसी कार्य योजना तैयार करना जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा दे। और कार्य योजना में शामिल विषय क्या क्या थे? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, साइबर अपराध को रोकना, महत्वपूर्ण सूचना या बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को बढ़ावा देना और साइबर मानदंड आदि निर्धारित करना।
तो थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में जान लीजिए। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। कब? ध्यान रखिएगा, अक्सर जितने भारत के संगठन है जिनमें भारत शामिल है उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। सचिवालय कहाँ है? सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के ढाका में। और सदस्य देश कौन कौन से हैं ये पक्का याद रखिएगा, सारे सदस्य देश। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें जरूर याद रखिएगा, ऊपर की बातें चाहे भूल जाइएगा। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इंडिया, म्यांमार और नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये को मिला के 7 देश हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला, माफ़ कीजिएगा, आज के 10 टॉपिक कवर हो चुके हैं। आगे मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में, अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जो 2023 के लिए यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसका ये 35वां पार्ट है। और इस 35वें पार्ट में आज हम जो पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, यानी राष्ट्रमंडल देशों का संसदीय सम्मेलन हुआ था। कब हुआ? ये 20 से 26 अगस्त 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया, कनाडा में। कनाडा के हैलिफैक्स में ये आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम थी इंक्लूसिव, एसेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ी थीम थी, हालांकि याद रहेगी नहीं, तो बस इतना याद रखिए। कनाडा में राष्ट्रमंडल जो देश है उनका संसदीय सम्मेलन हुआ था। और भारत से कौन गए थे? भारत से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, यूपी पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है, आईएएस में भी कई बार इससे सवाल बना है। इसमें मुख्य रूप से जनसंख्या की संभावनाओं के बारे में और अभी की वर्तमान जनसंख्या के बारे में बातें शामिल होती हैं। कब जारी की गई? 11 जुलाई, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस होता है, उस दिन जारी किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र ने इसको जारी किया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? तो 15 नवंबर 2022 को विश्व जनसंख्या की 8 बिलियन हो गई है। 15 नवंबर 2022 को हो जाएगी, नहीं हो गई है। अभी तक 7.89 कुछ करके बिलियन हमारी जनसंख्या थी पूरे विश्व की, अब 8 बिलियन पूरी हो गई है, 8 अरब पूरी हो चुकी है 15 नवंबर 2022 को। और विश्व की जनसंख्या है, इसका जो अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक $8.5 बिलियन हो जाएगी, यानी कि $0.5 बिलियन बढ़ जाएगी। 2050 तक $9.7 बिलियन हो जाएगी। और 2100 यानी कि अगली शताब्दी में ये $10.4 बिलियन से भी ऊपर पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और विश्व में जन्म दर इस समय कितना है? तो इस समय 2.2 या 2.3 का जन्म दर चल रही है। और 2050 तक जन्म दर घट के 2.1 पे आ जाएगी। इस समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी कि लोग आमतौर पर कितने साल जीते हैं? तो 71 वर्ष एक आम इंसान 71 वर्ष जी रहा है। जो भारतवर्ष है ये 2023 में चीन को पछाड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये इस रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, मतलब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है स्वीडन फिनलैंड को नाटो की सदस्यता की मंजूरी दे दी गई है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस देश या किन देशों को नाटो की सदस्यता के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो स्वीडन और फिनलैंड, ये याद रखिएगा, मैंने पिछले पार्ट में भी इसको कवर किया है। कब मंजूरी दी गई है? तो अगस्त 2022 में इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। अमेरिका की सीनेट ने इसको मंजूरी दी है। और कौन से देश हैं? स्वीडन और फिनलैंड। और रूस द्वारा यूक्रेन पर जो आक्रमण किया गया है उसी को देखते हुए ये मंजूरी प्रदान की गई है, यानी नाटो के अब 32 सदस्य देश हो जाएंगे इनको मिला के। और 9 अगस्त 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्वीडन और फिनलैंड को नाटो की सदस्यता के लिए समर्थन पर हस्ताक्षर किया था। और इस पर रोक कौन लगा रहा है? नाटो का सदस्य देश है तुर्की। तुर्की इस पर अड़ंगा लगा रहा था, यानी सदस्य देश नहीं बनने दे रहा था। तो ये बात आप ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई की बैठक 2022। बैठक कहाँ हुई है? अबू धाबी के यूएई में हुई है।
और सितंबर 2022 में हुई है। बैठक में सह अध्यक्षता भारत के जो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा तथा यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन यानी दोनों लोगों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की थी। और बैठक के दौरान 2 समझौते किए गए थे। कौन कौन से? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान और हौबारा संरक्षण के लिए, यानी कि भारत में पाए जाने वाले ये जीव और यूएई में पाया जाने वाला हौबारा, इसके संरक्षण के लिए अल नाहयान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कोष के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है। और भारत यूएई सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना पर यूएई के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। और साथ ही इसमें I2U2 मतलब जिसमें इंडिया, इजराइल और यूएई, यूएसए, ये 4 देश हैं। ये चारों देश इस पे मतलब सहित खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच चल रही चर्चाओं पे भी समीक्षा की गई थी। तो इसके अलावा जो फिनटेक है यानी फाइनेंस टेक्निकल जो क्षेत्र है, और एडटेक है, हेल्थ टेक में, एग्रीकल्चर के लॉजिस्टिक्स में, आपूर्ति श्रृंखला में, इन सब क्षेत्रों में भी जोर दिया गया है कि इन सब में भी बात की जाए और समझौता किया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को कोई चीज़ जारी करता है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सितंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत जो वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है। शीर्षक क्या है? 21वीं शताब्दी के लिए हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा करना। यानी कि ये यूनेस्को चाहता है कि 21वीं शताब्दी में जो हाथ से बनने वाले कपड़े हैं उनकी जो कलाएं हैं उनको सुरक्षित किया जाए। तो ऐसे भारत के 50 हस्तशिल्पों को, कपड़ा बनाने वाले हस्तशिल्पों को चुना गया है। तो देखते हैं कौन कौन से हस्तशिल्प हैं। तो भारत के जो कुछ सूचीबद्ध, मतलब हालांकि 50 है लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु से टोडा कढ़ाई और सिंगुड़ी, अवध की जो जामदानी है अवध और वाराणसी से, वो जामदानी उसको भी संरक्षित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा के रुमाल को भी संरक्षित किया जाएगा। हरियाणा से खेस नामक जो कलाकृति है कपड़े की उसको संरक्षित किया जाएगा। और महाराष्ट्र की हिमरू, ऐसे करके कुछ विशेष वस्त्र शिल्प हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। तो थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को जो है इसका गठन 1945 नवंबर 1945 में किया गया था। कहाँ पर? पेरिस में मुख्यालय है इसका। और सदस्य देश 195 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है और सितंबर 2022 में ये जारी की गई है। इसमें कुल जो शामिल शहर है 44 देश के 77 शहरों को शामिल किया गया है। और इसमें भारत के भी 3 शहर शामिल किए गए हैं। कितने? भारत के 3 शहर शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? तो इसमें नीलांबूर है केरल का, त्रिशूर है केरल का और वारंगल है तेलंगाना का। तो केरल के 2 शहर और तेलंगाना का 1 शहर, कुल 3 शहर शामिल किए गए हैं। तो इनकी विशेषता हम जान लेते हैं। तो नीलांबूर शहर जो है केरल का, नीलांबूर को सागौन का स्थल भी कहा जाता है। ये भारत के केरल राज्य में स्थित पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य स्थल है। और केरल का जो त्रिशूर है, यह शहर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। त्रिशूर जो है शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के लिए भी जाना जाता है। और अगर वारंगल की बात की जाए तो वारंगल तेलंगाना का शहर है और वारंगल की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसका शामिल किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो IDF वर्ल्ड डेयरी समिट। आप इसमें जानेंगे कि डेयरी से संबंधित जो रिपोर्ट है या डेयरी संबंधित विश्व में क्या स्थान है, क्या स्थिति है, वो जानेंगे। इससे एक सवाल बन सकता है कि भारत का डेयरी में क्या स्थान है या विश्व में डेयरी का सबसे बड़ा उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। तो कहाँ आयोजित किया गया था ये सम्मेलन? ये सम्मेलन इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि यूपी में आयोजित किया गया था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट, ध्यान रखिएगा। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। आयोजन की अवधि थी सितंबर 2022। और थीम क्या थी? थीम थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। ठीक है। उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और 50 देशों ने के 1500 प्रतिभागियों ने इसमें भागीदारी की थी। उद्देश्य क्या है? डेयरी उद्योग के विशेषज्ञों को ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना,
जिससे सुरक्षित और टिकाऊ डेयरीज के साथ विश्व को पोषित करने में योगदान दिया जा सके, ऐसा इसका उद्देश्य था। और भारत के बारे में बताया गया है कि भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन का 23% योगदान देता है। भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। पूरे विश्व का 23% दूध हमारे भारत में उत्पादित होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील का स्थान भारत के बाद आता है, यानी दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील का स्थान आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा भारत के जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, दूध उत्पादक राज्य हैं, उनमें सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का 14.9% दूध उत्तर प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में आता है और फिर मध्य प्रदेश में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो ये आपने जाना भारत में दुग्ध उत्पादन की स्थिति, विश्व में भारत का स्थान। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो इसको कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ये इसका 15वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। और शीर्षक क्या था? शीर्षक था नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, ये इसका शीर्षक था। और 132 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। और भारत का स्थान क्या है? 40वां स्थान है, 36.6 स्कोर के साथ। पिछले साल भारत का स्थान क्या था? 46वां, यानी भारत के स्कोर में सुधार हुआ है। और टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे है, फिर अमेरिका है, फिर स्वीडन है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर नीदरलैंड है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है शिक्षा मंत्रियों का 6ठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होता है हर साल, उसमें शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। उसका सम्मेलन कब हुआ था? अक्टूबर 2022 में हुआ था। कहाँ पर? वियतनाम के हनोई में। और वियतनाम की राजधानी हनोई, वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था। और भारत की ओर से कौन प्रतिनिधि के रूप में गया था? तो ये नीता प्रसाद, जो संयुक्त सचिव हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिक्षा मंत्रालय की, वो भारत की ओर सम्मिलित हुई थी। और तो आप थोड़ा सा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है? तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है, ये एक रणनीतिक संवाद एवं सहयोग के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख मंच है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। और कुल 18 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं? 10 आसियान देश हैं, आपको आसियान देशों के नाम पता होने चाहिए। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और यूएसए। पूर्वी एशिया सहयोग संगठन में 18 देश हैं, 10 आसियान देश और 8 अन्य देश, ये जो मैंने आपको नाम बताया, ये भी शामिल हैं। चलिए आज के आखिरी टॉपिक की ओर देखते हैं। आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष का फिर से चयन किया गया है या चुनाव हुआ है। तो अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है, इसका अध्यक्ष और सह अध्यक्ष का पुनः चयन किया गया। और इस निर्वाचन में 110 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और इस जो निर्वाचन हुआ, इसमें भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जो केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, इनको अध्यक्ष चुना गया है। और फ्रांस की क्रिसोला जारा रोपुलो, इनको सह अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, इनका जो मिशन है 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ डॉलर के निवेश की संभावना पैदा करना। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? ये अपने हरियाणा के गुरुग्राम में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आज के पूरे 10 टॉपिक कवर हुए। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।